लखनऊ से आपको खबर बताते हैं, जहां आगामी चुनाव को लेकर सपा की बड़ी बैठक है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सपा अब मंथन कर रही है। सपा ने सभी लोकसभा प्रभारियों को पार्टी दफ्तर बुलाया है। साथ ही साथ सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में मौजूद है। रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी और वोटर लिस्ट को लेकर इसमें तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, ताकि एक भी वोटर लिस्ट से बाहर ना हो सके। आगामी चुनाव को लेकर ये बड़ी तैयारी है और सपा की ये बहुत बड़ी बैठक है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर ये यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। सपा ने सभी लोकसभा प्रभारियों को पार्टी दफ्तर बुलाया है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में मौजूद हैं। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 है, इसको लेकर सपा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और इससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं किस तरीके से वोटर लिस्ट में नाम गायब को लेकर हमेशा से जो मुद्दा है ये उठाया जाता था। अब यही वजह है कि वोटर लिस्ट को लेकर सपा पूरी तरीके से अलर्ट है और वोटर लिस्ट से एक भी वोट ना कटे, इसको लेकर अब दिशा निर्देश इस बैठक में किए जाना है। स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए जानकारियों से लेते हैं। स्कंदिता, किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि सपा पूरी तरीके से तैयार है, वोटर लिस्ट को लेकर इसमें रणनीति बनाई जा रही है ताकि एक भी वोट जो व्यक्ति का नाम है इस वोटर लिस्ट में ना कटे। अब किस तरीके की प्लानिंग्स और इस बैठक में क्या कुछ ऐसे विषय रहने वाले हैं जिस पर चर्चा हो रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें, सपा कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं बाहर, और सपा कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है जिसका नेतृत्व स्वयं अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम पदाधिकारी पार्टी के जो है वो मौजूद हैं। आपको बता दें, लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, इसके अलावा मुख्य सचेतक मनोज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। गोरखपुर से मेयर की जो प्रत्याशी थी, जो कैंडिडेट थी, जो चुनाव लड़ी थी, काजल निषाद, वो खुद आज सपा कार्यालय पहुंची है। तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हैं। आपको बता दें, प्रतापगढ़ के लोक प्रभारी इंद्रजीत सरोज भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम जो लोकसभा के प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है। और आपको बता दें, कल भी ये बैठक हुई थी जिसमें सेक्टर प्रभारियों को बुलाया गया था, उनके साथ में बातचीत की थी वोटर लिस्ट को लेकर। और आज लोकसभा चुनाव के जो लोकसभा के प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है, उनके साथ में ये बैठक चल रही है। बैठक में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर तमाम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। जो लोग हैं, जो लोकसभा प्रभारी हैं हर क्षेत्र के, उनको बुलाया गया है, उनको जिम्मेदारियां सौंपेंगी कि किस तरीके से अपने यहाँ की जो हर एक गाँव के जो वोटर लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट में जो नाम है, उनको कैसे वापस शामिल करवाना है। क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी का मानना रहा है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, उन्होंने लगातार वो आरोप लगाए हैं कि वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गए हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। कई लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम अभी तक शामिल है, लेकिन जो लोग अभी तक जीवित हैं उनके नाम जो है गायब हो गए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि एक गाँव से 20-20 लोगों के वोट जो हैं वो गायब हुए हैं। आपको बता दें, इस वक्त सपा कार्यालय में तमाम बड़ी भीड़ लगी हुई है, लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और जो है बाहर भी निकल कर आ रहे हैं कुछ लोग, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, वोटर लिस्ट मैनेजमेंट और खास करके बूथ मैनेजमेंट, बूथ कमेटी मैनेजमेंट को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से वोटर लिस्ट से नाम गायब ना होने पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को जो हार मिली है उसमें उनका मानना है कि समाजवादी पार्टी की हार में कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट की भी एक जो नाम गायब थे, जो गड़बड़ी थी, उसकी भी एक अहम, और वो का दोबारा ना हो उसको लेकर जो है समाजवादी पार्टी की इतनी पूरी तैयारी है। बिल्कुल स्कंदिता, और देखिए लगातार आप जानकारी दे रही हैं, हालांकि तकनीकी खामी कुछ है, एक बार फिर से आपको जोड़ेंगे, लेकिन ये जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। हालांकि जब ये बैठक होगी देखना होगा इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आगामी चुनाव को लेकर सपा पूरी तरीके से अलर्ट है। मिशन 2024 जिसकी तैयारी में अब सपा पूरी तरीके से जुट गई है। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां बीएसपी अब नए नेता बनाने की अपना रही है नई रणनीति। आपको बता दें कि अब पार्टी के अंदर ही बीएसपी तैयार करेगी नए नेता और अपने क्षेत्र और खास वर्ग में पकड़ रखने वाले नेताओं को इसमें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि बीएसपी का जो फोकस है वो ऐसे क्षेत्र पर है और जहां पर जो नेता हैं
उसमें आपको बता दें कि अपने इलाके के हनक अभी तक बीएसपी में मायावती को ही माना जाता है सबसे बड़ा चेहरा। धीरे धीरे बहुजन समाजवादी पार्टी से कई बड़े चेहरे दूर हुए, लेकिन 2017 के बाद बीएसपी के नेताओं के जाने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता गया। अब बीएसपी नए नेताओं को बनाने की रणनीति कर रही है तैयार। वहीं पार्टी के कोऑर्डिनेटर और अन्य पदाधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे नेताओं की तलाश की जा रही है जो वर्ग विशेष में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। बैठकों और सभाओं में बोलने के लिए ऐसे नेताओं को भी तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेताओं का काम देखते हुए पार्टी में उनको बड़ा पद भी दिया जाएगा और अब एक अलग रणनीति यहां पर बीएसपी के द्वारा बनाई जा रही है ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी एक अच्छी पकड़ बना सके। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर बीएसपी की तरफ से तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है और जिन कार्यकर्ताओं का काम अच्छा है उनको बड़ा पद भी दिया जाएगा। बहरहाल बीएसपी का जो फोकस है ऐसे क्षेत्र पर है जिस पर जो खास नेता है उनका फोकस रहता है। अभी तक बीएसपी में मायावती को ही माना जाता है सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाजवादी पार्टी से कई ऐसे बड़े चेहरे जो कि दूर होते नजर आए। 2017 के बाद बीएसपी के नेताओं के जाने का सिलसिला लगातार बढ़ता गया और अब बीएसपी नए नेताओं को बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। नए नेताओं को शामिल किया जाएगा। पार्टी के कोऑर्डिनेटर और अन्य पदाधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए। ऐसे नेताओं की तलाश की जाए जो विशेष वर्ग पर अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हों। यहां पर बीएसपी की तरफ से जो तैयारियां हैं अब वो शुरू हो गई हैं। एक अलग से रणनीति जो कि बनाई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि बीएसपी अब नए नेता बनाने की तैयारी में है। अब पार्टी के अंदर ही अंदर बीएसपी अपने नए नेता तैयार करेगी। अपने क्षेत्र और खास वर्ग में पकड़ रखने वाले नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी जाएगी। यहां पर फोकस उन पर किया जाएगा। वहीं संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ के जानकारियों से लेते हैं। संदीप, अब यहां पर बीएसपी पूरी तरीके से तैयारी में है। यहां पर नए नेताओं को शामिल किया जाएगा जिसकी अच्छी खासी पकड़ है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी जो है एक कुछ ऐसी रणनीति तैयार करने जा रही है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में कारगर साबित हो। यानी कि वो बूथ लेवल पे ऐसे जो नेता होंगे जो काम कर रहे होंगे उन नेताओं की खोज करेगी। उन नेताओं को खोज करके उनको पार्टी में शामिल कराने की बात करेंगे। इसके साथ ही साथ में वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी भी वर्ग से आते हों और उनका वर्ग से कोई लेना देना ना हो। यानी कि वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा विकास की योजनाओं पे लेकर के सरकार को घेर रहे हो और उन जनता के बीच में उनका जुड़ाव अच्छा हो। ऐसे नेताओं को अपने साथ ला करके एक नेता बनाएंगे। इसके साथ साथ उनको चुनाव भी लड़ाने की कयाद है, वो भी उसको पूरी करेंगे। अभी तक देखा गया है कि बसपा में सबसे बड़ा चेहरा अगर देखा जाए तो वो मायावती का ही चेहरा रहा है। इसको साथ ही साथ में जो जितने भी चेहरे आए हैं उनको लेकर के अगर चर्चा की जाए तो 2017 के चुनाव में के बाद नेताओं में कई सिलसिला ऐसा लगातार जारी रहा है जो कई पार्टी छोड़ करके चले गए। यानी कि जो पार्टी से उम्मीदें थी वो उम्मीदें में कायम नहीं रहे और बड़े चेहरे थे वो अब पार्टी को छोड़ करके चले गए। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ ऐसे चेहरों को नेता बनाया जाएगा जो जमीन से जुड़े हों, यानी कि उनका अपना एक वर्चस्व रहा हो क्षेत्र विकास में। जी संदीप, लेकिन क्या ये रणनीति बीएसपी के काम आने वाली है? क्योंकि यहाँ पर नए नेताओं को तवज्जो दिया जाएगा। हालांकि आपने भी जिक्र किया कि 2017 के बाद से कई ऐसे बड़े चेहरे बीएसपी से जो कि निकल गए, या तो वो सपा में शामिल हो गए या बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब आने वाले दिनों में जिस तरीके की रणनीति लेकर और एकला चलो की नीति लेकर जो चल रही है मायावती, क्या काम आएगा ये जो फॉर्मूला मायावती लेकर चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा की रणनीतियां पहले से स्पष्ट हो जाती हैं और वो रणनीतियों के अंतर्गत काम करती हैं। यानी कि 2007 से लेकर 2012 की अगर हम बात करते हैं उस समय पे जिस तरीके से उन्होंने कुछ बड़े चेहरों के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा था और चुनाव में जीत भी हासिल की थी। साफ था कि उस समय की अगर रणनीति की बात करें और तब से अब तक मतलब 12 से लेकर के 2023 तक की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब तक कहीं ना कहीं जीत नहीं हासिल हुई है। जो बड़े मुकाम हासिल करना चाह रही थी मायावती वो नहीं मुकाम हासिल कर पा रही। यानी कि जो
अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे थे वो वोट बैंक नहीं बढ़ पा रहा था। शायद सबसे बड़ी वजह यही रही है कि उनके पार्टी के नेता धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते और निकलते चले गए। यानी कि साफ था वो जो रणनीतियां बना रही थी, उस रणनीतियों से पहले ही इनके पार्टी के अपने जो पदाधिकारी थे, बड़े नेता थे, बड़े नाम माने जाते थे, वो बसपा छोड़ करके चले गए। कहीं समाजवादी पार्टी में चले गए तो कोई कांग्रेस में चला गया तो कोई कहां चला गया। तो इससे रणनीति पूरी उनकी बेनकाब साबित होती है। यानी कि अब कुछ नए चेहरों को अपने साथ पार्टी में जोड़ करके नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने का जो उनका अपना उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा की रणनीति है कि यूथ पे क्षेत्र में, जिले में जो अच्छा काम कर रहा हो, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता हो, उसको पार्टी में शामिल किया जाए, उसको पार्टी में लेकर के चुनाव आगे के लड़ाए जाए। चलिए क्या होता है वो तो देखना होगा, और बीएसपी की रणनीति कितना कारगर साबित होती है ये तो जब लोकसभा चुनाव 2024 आएगा तभी पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां अटल विद्यालयों की अगले महीने में शुरुआत। आपको बता दें कि सीएम योगी अटल विद्यालयों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने विद्यालयों के काम पूरा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। विद्यालयों के सभी काम 30 जून तक पूरे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश के 18 मंडलों में खोले जा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। आपको बता मुरादाबाद, बरेली को छोड़कर सभी विद्यालयों में इसकी क्लासेस भी शुरू होंगी। वहीं सभी अटल आवासीय विद्यालयों में जुलाई से कक्षाएं शुरू होंगी। तो अटल आवासीय विद्यालय खुलने को तैयार हैं। अब ये बहुत बड़ी सौगात यहां पर अगले महीने इसकी शुरुआत की जाएगी, जानकारी मिल रही है। वहीं बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, जहां डीवाईसीएचसी केंद्र पर हादसे में घायल युवक को नहीं मिला बेड। आपको बता दें अस्पताल के फर्श पर घायल युवक का ड्रिप लगाकर इलाज, फर्श पर युवक को ड्रिप लगाकर इलाज करने का जो वीडियो है वो जमकर वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सीएमओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भी दावा किया है। तो फर्श पर अस्पताल का ये सिस्टम, और आप देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसने कई बड़े सवाल अस्पताल पर खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर अस्पताल के फर्श पर घायल जो युवक है उसका इलाज किया जा रहा है ड्रिप लगाकर। अब ऐसे में न्यूज़ वन इंडिया कई सवाल पूछता है, घायल मरीज को अस्पताल में क्यों नहीं मिला बेड? ये बड़ा सवाल है। क्या अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं था? अगर नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्यों फर्श पर घायल मरीज का इस तरीके से इलाज किया गया? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? ये बहुत बड़े सवाल जो न्यूज़ वन इंडिया पूछता है। हालांकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसने अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। किस तरीके से इस घायल युवक का फर्श पर इलाज किया जा रहा है, ये तस्वीर हालांकि आपको बता दें कि जमकर वायरल भी हो रही है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल जो कि खड़े हो रहे हैं, और इसी बीच न्यूज़ वन इंडिया भी कई बड़े सवाल पूछता है। आखिरकार क्यों फर्श पर घायल मरीज का इलाज किया जा रहा था? ऐसा क्या था? क्या फर्श पर घायल मरीज का इलाज किया जा रहा था? कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी? अशोक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। अशोक, कई बड़े सवाल इस दौरान खड़े होते हैं। ये वीडियो जो कि जमकर वायरल हो रहा है, घायल युवक का किस तरीके से फर्श पर इलाज किया जा रहा है, अब अस्पताल की किस तरीके से व्यवस्था है, ये तस्वीर साफ तौर पर उसकी पोल खोलती है। बिल्कुल सपना, आपको बता दें कि यह बुलंदशहर का वीडियो बताया जा रहा है, यह डीवाईसीएचसी का, जहां घायल युवक पहुंचता है इलाज के लिए। इलाज तो नहीं, इलाज मिलता है तो ड्रॉप लगाकर फर्श पर ही लेटा दिया गया है। नहीं उसको वार्ड मिलता है, नहीं उसकी व्यवस्था तो सरकार जो अस्पताल की होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर सवाल आती है, सिस्टम पर सवाल। तो उत्तर प्रदेश सरकार खुद स्वास्थ्य विभाग को लगातार हाई अलर्ट मोड पर रखता है, क्योंकि सीएमओ की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ ने साफ जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा इस जांच में कौन कौन से डॉक्टर थे ड्यूटी के तैनात, उन पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि जो युवक था वो एक्सीडेंट
होकर अस्पताल पहुंचता है, पुलिस भी वहां पहुंचाती है और ड्रॉप लगाकर नीचे ही लिटा दिया गया है। तमाशा देख रहे थे डॉक्टर और वहां कर गुजर रहे थे। कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं, सीएससी प्रभारी पे भी सवाल खड़े होते हैं, वहां के स्थानीय जो डॉक्टर हैं उन पे खड़े होते हैं। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल के बाद में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। न्यूज़ वन इंडिया ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की सीएमओ वीके सिंह से, परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। कहीं ना कहीं सिस्टम का जो सवाल खड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। वही ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री साफ करते हैं, उप मुख्यमंत्री के कहीं इस तरह की जहां वीडियो वायरल होते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भी होती है, सस्पेंड भी होते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, जो इलाज अच्छा मिला जाए और जो मरीज हैं उनको व्यवस्था अच्छी मिली जाए, तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह के ये वीडियो आया है स्वास्थ्य विभाग में तो हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा जो दोषी हैं इसमें डॉक्टर है उन पर कब तक कार्रवाई होती है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर अस्पताल में की जा रही है उसकी तो ये साफ तौर पर पोल खोल रहा है। लेकिन आखिरकार वजह क्या रही? क्या बेड की कमी थी? क्या इस बारे में कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? और जो घायल युवक था जिसका फर्श पर बैठकर इलाज किया जा रहा था, क्या उससे कोई बात हुई? बिल्कुल, उसके परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की न्यूज़ वन इंडिया ने। लगातार उन्होंने ये बताया कि हमने जो हालत खराब थी, जो एक्सीडेंट होके जब सीएससी पहुंचा तो हालत खराब थी। जो डॉक्टरों ने बेड की व्यवस्था की, बेड के लिए बोला तो वहाँ बेड नहीं मिल पाया और खुद ही फर्श पर लिटाकर ड्रॉप लगाकर डॉक्टर चले गए। हालांकि सीएससी प्रभारी से भी बातचीत करने की हमने कोशिश की तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं करा। ये साफ दिख रहा है कि मनमानी कर रहे हैं डॉक्टर, सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं और पलीता लगा रहे इसका दर है कि जो मरीज पहुंचता है उसको अच्छा व्यवस्था नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं सीएमओ की जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी वो सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं जो लेवल 1 लेवल 2 पर जो डॉक्टर तैनात किया जाता है उसका भी फर्क पड़ता है। जो सीनियर डॉक्टर की तैनाती होनी चाहिए थी सीएससी पर वो भी वहां पर नहीं दी। कई लेवल जो जूनियर डॉक्टर उनको तैनाती कर दी गई है। सिस्टम खड़े होते हैं, जांच होनी चाहिए, जांच के उपरांत में जो इसमें डॉक्टर आते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये सरकार की किरकिरी हो रही है। सरकार लगातार अच्छे इलाज के लिए सुनिश्चित बजट भेजती है, बेड की व्यवस्था कराती है। कोविड-1 के दौरान में बिल्डिंग भी बनी थी, कोविड के दौरान में बेड की व्यवस्था भी हुई थी। कहीं ना कहीं ये सीएससी काफी बड़ी सीएससी है, ऐसा नहीं कि सीएससी छोटी है, सीएससी काफी बड़ी है और कहीं ना कहीं जो शाम के वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखना होगा ऐसे में कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरीके से इस अस्पताल पर कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, श्रावस्ती से आपको खबर बताते हैं जब बीजेपी नेता की निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें जिला उपाध्यक्ष पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। अस्पताल ले जाते वक्त माता प्रसाद गुप्ता की मौत हो गई। आपको बता दें पुरानी रंजिश के चलते वारदात को ये अंजाम दिया गया है। थाना कोतवाली भिनका के जोतवा गांव का ये पूरा मामला है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। देखना होगा कि जांच कहां तक पहुंच रही है, किसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर होती है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी नेता जिसकी निर्मम हत्या यहां की गई, हालांकि आपको बता दें कि अफरा तफरी का माहौल उस वक्त देखने को मिला। जिला उपाध्यक्ष पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। अस्पताल ले जाते वक्त बताया जा रहा है कि माता प्रसाद गुप्ता जिसकी मौत हो गई, हालांकि पुरानी रंजिश बताई जा रही है जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी जांच का विषय है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना कोतवाली भिनका के जोधवा गांव का ये पूरा मामला है। तो कुल्हाड़ी से यहां पर हमला किया गया जिसके चलते मौत हो गई। हालांकि आपसी रंजिश ये बताई जा रही है और आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश, पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है।